आप हमारी जान बन गए। मैं शांति से मेरा होमवर्क कर रही थी और शरू किसी काम से हॉस्टल रूम से बाहर चली गई थी। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजा। लैब से एक मैसेज आया था कि मैंने ली हुई बुक्स ओवरड्यू हो गई हैं। मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी लैब में लौटना होगा, नहीं तो मुझे पेनल्टी लगेगी। मैंने तुरंत वो बुक्स हाथ में ली और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी। और जब मैं लाइब्रेरी पहुंची, मैंने देखा तो लाइब्रेरी बंद थी। मैं निराश होकर पीछे मुड़ी और अपने हॉस्टल जाने का रास्ते पर वापस जा ही रही थी कि मैंने देखा एक झुंड मेरी तरफ आ रहा था। कुछ लड़कियां कुछ लड़कों को मेरी तरफ इशारा करके शायद बोल रहे थे कि यही है वो। मेरे पसीने छूटने लगे। मैं काफी डर गई। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। वो लोग मेरे हॉस्टल जाने के रास्ते पर से ही मेरी तरफ आ रहे थे, तो अब सवाल ये था कि अब मैं जाऊं तो किधर जाऊं। मैंने बिना सोचे समझे कॉलेज कैंपस के बाहर जाने का रास्ता पकड़ा और जल्दी जल्दी कॉलेज के गेट के बाहर आई। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने सीधा कृष्ण मंदिर में ही चली गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काफी देर वहां बैठी रही। मंदिर से बाहर निकलने में मुझे काफी समय लग गया था। माहौल अब शांत हो चुका था और लोगों की आवाज़ें भी धीरे धीरे कम हो गई थीं। मैं अपनी सांसें संभालते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मंदिर के बाहर आई। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, अचानक मेरे सामने वही झुंड खड़ा था। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं उनके बीच फंस चुकी थी। அட இவன்தா பீடிங்க இவனே இதுதான் நம்ம அண்ணாக்கார அடிச்சவன். वो तमिल में जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। उनकी आवाज़ें गुस्से और आक्रोश से भरी हुई थीं, लेकिन मुझे उनकी बातों का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। तमिल नहीं अटा, हिंदी में बात करता, हिंदी में. तभी उनमें से एक, जो हिंदी जानता था, आगे बढ़ा और गुर्राते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अन्ना को तपन मारने की, वो भी सबके सामने. मैंने कांपते हुए उसकी ओर देखा। तुझे पता भी है अन्ना कौन है? हाँ, उनकी इज्जत यहाँ भगवान से भी ऊपर है. उसकी बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि ये लोग स्वामी की बात कर रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, अपनी सफाई देने के लिए, लेकिन तभी छपक, कुछ गीला और चिपचिपा मेरे सिर पर फूटा। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझ पर कच्चा अंडा फेंका था, जो सीधे मेरे बालों पर टूट गया। अंडे की गंध और चिपचिपाहट ने मुझे और बेचैन कर दिया। अब तक मेरे अंदर जितना भी धैर्य था, सब खत्म हो चुका था। मैं खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी सिसकियां गूंज रही थी, लेकिन उस झुंड को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से कुछ ने अपनी पानी की बोतलें मेरे ऊपर खाली कर दी। ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरा और मेरा ड्रेस और बाल पूरे भीग गए। उसके बाद चारों तरफ से अंडों की बरसात शुरू हो गई। मैं कुछ देख भी नहीं पा रही थी। हर तरफ से अंडे मेरी तरफ फेंके जा रहे थे। मेरे गाल, मेरे कपड़े, मेरे बाल, सब कुछ अंडे और पानी से लथपथ हो चुका था। मैं बुरी तरह से हारी हुई महसूस कर रही थी। उनकी हंसी और चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा लगा जैसे यह सब बुरा सपना है, जिससे मैं जाग नहीं पा रही। என்ன பண்ற? क्या चल रहा है यहाँ? मैंने ये आवाज़ सुनी और अचानक से मेरी ऊपर हो रही बरसात रुक गई। आंखें खोलते ही मुझे सामने खड़ा हुआ स्वामी दिखाई दिया और बाकी लोग एकदम शांत होकर खड़े थे। उसकी मौजूदगी से माहौल में जैसे एक अजीब सी तासीर आ गई थी। वो सीधे मेरी तरफ आए और बिना कुछ कहे मुझे सहारा देकर खड़ा किया। उसके बाद उसने अपना जैकेट निकालकर मेरे गीले कंधे पर डाला, जैसे वो मेरी नमी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मुझे सहारा दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या ये आपकी मेहमान नवाजी है?
क्या हम अपने घर आए मेहमान का ऐसे स्वागत करते हैं? मुझे जवाब दो। उसकी आवाज में एक गुस्सा था जो बहुत गहरे तक पहुंचने वाला था। उसके बाद सबका ध्यान मेरे ऊपर था। मैं बस खड़ी रही, ये नहीं जानती थी कि क्या करूं। तभी किसी ने कहा, अन्ना, उसने आपको सबके सामने थप्पड़ मारा है, तो उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। और इस पर बाकी लोग सब एक साथ बोले। हाँ हाँ, मिलनी चाहिए। स्वामी ने आगे बढ़ते हुए कहा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने जो कहा वो सबके दिलों में गूंज गया। जी हाँ अन्ना, सही कहा आपने। तभी स्वामी ने कुछ और कहा। तो फिर ये अंडे और पानी जो आपने फेंका है ना, ये सब मेरे ऊपर फेंको, क्योंकि सही मायने में असली सजा का हकदार सिर्फ मैं हूं, मीरा जी नहीं। उसकी आवाज में एक सख्ती थी, मानो वो सबको आदेश दे रहा हो। फिर क्या, सारे लोग अपने हाथों में पानी की बोतलें और अंडे लेकर नीचे रख गए। ये मानो कोई सरेंडर था। जी, आपने एकदम सही सुना। स्वामी की आवाज में गहरी नाराजगी थी, जैसे वो पूरी दुनिया से अपनी बात कह रहा हो। जी, आपने एकदम सही सुना। क्या होगा अगर कोई आपकी बहन का हाथ उसके इजाजत के बिना बीच रास्ते में पकड़ ले? थप्पड़ तो मिलेगी ना उसे? स्वामी की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें एक करुणा भी थी। फिर उसने जो कहा वो सच में मेरे दिल तक पहुंचा। वही मेरे साथ हुआ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपने मीरा जी के साथ ये सब किया। इसके बाद स्वामी ने अपनी चाल धीमी की और अचानक पीछे मुड़ते हुए अपने हाथ जोड़े। उसकी आंखों में एक खेद था जो साफ तौर पर दिख रहा था। आई एम सॉरी मीरा जी, मुझे प्लीज माफ कीजिए, ये सब मेरे वजह से हुआ। मैं बहुत शर्मिंदगी और पछतावा महसूस कर रहा हूं। मैं स्वामी आपसे माफी मांगता हूं इन सब की तरफ से। स्वामी का ये रूप देखकर तो जैसे सारा माहौल चुप हो गया। जो भी लोग खड़े थे वो एकदम शांत हो गए। एक एक करके सब लोग झुक गए और मुझसे माफी मांगने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्या ये कोई फिल्म का सीन था? क्या ये सब सचमुच मेरे साथ हो रहा था? क्या मुझे इनसे माफी मिलनी चाहिए थी? फिर स्वामी उठ खड़ा हुआ और सबको इशारा किया कि वहां से चले जाएं। चलो, अब चले जाओ तुम लोग, और इसके बाद कोई भी इस लड़की के पास भी नहीं आएगा। उसने कहा और धीरे धीरे सारे लोग वहां से चले गए। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, सब कुछ ऐसे महसूस कर रही थी जैसे किसी और के जीवन में हो। मेरी आंखों में सवाल थे और दिमाग में उथल पुथल। मैंने अपनी चीज़ें उठाईं और बिना कुछ कहे अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। मैं इतनी सहमी सहमी ही हुई थी कि मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा था। मैं बस चुपचाप जा ही रही थी और तभी अचानक स्वामी मेरे सामने आ गया। मेरी आंखों में एक झपकी सी हुई और मुझे ध्यान आया कि उसका जैकेट अब भी मेरे कंधे पर था। मैंने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी स्वामी ने मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं प्लीज, वो पहने रखिए, अभी उसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी ये बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर की खामोशी ने हमें घेर लिया। वातावरण एकदम अजीब था, एक अजीब सी ऑकवर्डनेस भी महसूस हो रही थी। स्वामी ने अचानक अपने सिर को हल्का सा खुजाते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि आप अभी ऐसे हालात में पूरे कैंपस के बीच में से गुजरकर अपने हॉस्टल में मत जाओ, तो मेरी बात मानोगे? और मैं अंदर से ये सोच रही थी, मुझे और क्या रास्ता है? मुझे कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। मैं ऐसे ही तो नहीं रह सकती ना। स्वामी ने फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सामने मेरा घर है, क्या आप वहां फ्रेशन अप हो सकती हो? मैं अभी मीनू को बुलवाता हूं, वो आपको लेकर जाएगी। मुझे पता है कि आपको मेरे साथ जाने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वैसे हाँ, मीनू मेरी छोटी बहन है। मैंने सोचा, अगर ऐसे हालत में पूरे कैंपस में से गुजरते हुए हॉस्टल जाना पड़ा तो क्या होगा? लोग मुझे घूरेंगे, मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे, बड़े बड़े गॉसिप्स चलेंगे। शायद मैं कॉलेज की हॉट मसालेदार न्यूज़ बन जाऊंगी, और फिर इसका असर मेरे इमेज पर क्या पड़ेगा, ये सोचकर मेरा दिल घबराने लगा था। पहला स्वामी का जो उपाय था वह कुछ हद तक मेरे लिए ठीक भी था। उसके घर से फ्रेशन अप होकर जाने का मतलब था कि सबकी नज़रों से बचना। लेकिन फिर भी ठीक दिल में एक सवाल था, क्या मैं उस स्वामी पे ट्रस्ट कर सकती थी? कुछ देर पहले जो हुआ था
उसकी वजह से मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और स्वामी की बहन के साथ जाने के लिए राजी हो गई। शायद यही सही फैसला था, कम से कम फिलहाल के लिए। स्वामी ने झट से कॉल लगाया और कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी लड़की आई। उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो बड़ी आसानी से हिंदी में बोली, चलो दीदी चलते हैं। आप मुंबई से आई हो ना, आप टेंशन मत लो, मुझे अच्छी हिंदी आती है। मेरी हिंदी तो अन्ना से भी ज्यादा बेहतर है। मैंने चौंक कर देखा। यहाँ चेन्नई में इतनी अच्छे से हिंदी बोलने वाली लड़की, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में? ये तो थोड़ा अजीब सा था। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसे? इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो? स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीना को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक है। उसे जवाब देते हुआ मीना ने कहा, इंग्लिश, हिंदी तो अच्छे से सीखी है और अब मैं कोरियन सीख रही हूँ क्योंकि मुझे ना के ड्रामास बहुत पसंद है। मीना, तुम प्लीज इनको लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर स्वामी मुझे मीना के हवाले छोड़कर वहां से चला गया। बातों बातों में हमने स्वामी के घर का बड़ा सा मैं गेट क्रॉस कर लिया था। स्वामी का घर देखा तो मैं तो बस हैरान रह गई। 3 मंजिला आलीशान बंगला, बड़े बड़े लॉन, स्विमिंग पूल, तो और भी गार्डन की शान बढ़ा रहा था। हर चीज़ बहुत सुंदर और शानदार तरीके से रखी गई थी। मैंने देखा कि एक बड़ा सा अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया भी था, क्योंकि एक शानदार लैंड रोवर बाहर निकल रही थी। स्वामी का घर अंदर से वाकई किसी महल से कम नहीं था। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, मेरी आंखें बस घूमती ही रह गई। हर दीवार पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, चमचमाते झूमर और फर्श पर ऐसे कालीन जैसे मैंने फिल्मों में देखे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई राजा यहाँ रहता हो। आइए दीदी, मीना ने बड़ी खुशी से कहा। वो मुझे अपने कमरे की ओर ले गई। ये मेरा रूम है और ये देखो, यहाँ वॉशरूम है। आप आराम से फ्रेश हो सकती हैं। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। सच कहूं, इस पूरे घर का वैभव और मीना की मासूमियत दोनों ही मुझे थोड़ा सहज महसूस करा रहे थे। मीना ने मेरे बालों को देखकर कहा, दीदी, अगर मैं सुझाव दूं तो आपको नहाना अच्छा लगेगा। देखिए, आपके बालों में अब भी अंडों के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए हैं। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो सही कह रही थी। फिर मीना बोली, दीदी, यहाँ के लोग वैसे इतने बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और वैसे ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नजर डालते ही उसने खुशी से कहा, ओह, आपके कपड़े आ गए। कपड़े आ गए? मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब अन्ना बाहर गए थे आपकी दोस्त शर्वरी से रिक्वेस्ट करके आपके कपड़े लाने के लिए। मीना ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, मानो ये कोई बड़ी बात ना हो। मेरे मन में हलचल मच गई। तो स्वामी ने मेरी दोस्त से बात की? शर्वरी को सब पता चल गया होगा। वो क्या सोचेगी? तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक नौकर ने मीना को थैली थमाई। उसने वो थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो दीदी, अब आप अच्छे से नहा लो। मैं आपके कपड़े यहाँ बेड पे रख दूंगी। जब फ्रेश हो जाओ तो बाहर आ जाना, मैं यही इंतज़ार कर रही हूँ। मीना की बातों में इतनी सहजता थी कि मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। कपड़े हाथ में लेकर मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। ये वॉशरूम तो मेरे पूरे हॉस्टल रूम के साइज से भी बड़ा था। हर तरफ चमचमाती टाइल्स, एक शानदार बाथटब और दीवार पर लगे खूबसूरत फिक्सचर जैसे किसी 5 स्टार होटल का हिस्सा हो। मुझे शावर का टैप ढूंढने में ही 5 मिनट लग गए। इतने सारे बटन और टैप थे कि मैं कंफ्यूज हो गई। मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। मैं एक अजनबी के घर में और अब उसकी सबसे प्राइवेट जगह, उसका वॉशरूम इस्तेमाल कर रही थी। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब और ऑकवर्ड कभी महसूस नहीं हुआ था। पर सच्चाई यही थी कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और आईने में अपनी हालत देखी। मेरे बालों में अब भी अंडों के टुकड़े फंसे हुए थे।
भीगे कपड़े मेरे शरीर से ऐसे चिपके हुए थे जैसे वो मेरी दूसरी स्किन बन गए थे। और बदबू, उफ पूछो मत, इयो। मुझे खुद पर ही घृणा आ रही थी। थैंक गॉड स्वामी ने मुझे जैकेट दे दी थी। कम से कम उससे मेरी छाती ढकी हुई थी, वरना ये हालात और भी खराब होते। अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं था। मैंने खुद को साफ करने का फैसला किया। पहले ये बदबू और ये गंदगी हटाओ, बाकी सब बाद में सोचेंगे, मैंने खुद से कहा। मैंने शावर ऑन किया और जैसे ही पानी की गर्म बूंदें मेरे ऊपर गिरी, मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। लगा जैसे सारी थकान और गंदगी मेरे साथ बह रही हो। आप हमारी जान बन गए।